रिएक्शन मैकेनिज्म या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारी सेकंड रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म चल रहा है और जिसमें अभी तक अपन ने एडिशन रिएक्शन की बात कर ली है, जो हमारे पास तीन टाइप की निकल के आई थी: इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन अपन ने पूरी तरीके से खत्म कर लिया है। आज अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आज अपन पहली टाइप पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, किस तरह से अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिवाइड करते हैं, वो सारी चीजें अपन पहले देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड क्लीवेज हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, होमोलाइटिक या हेटेरोलाइटिक। अगर होमोलाइसिस होगा तो फ्री रेडिकल बनेगा और यहां पर अगर हमारा हेटेरोलाइसिस होगा तो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, मतलब कैटायन और एनायन यहां पर फॉर्म होगा। तो यहां पर हमारा अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट होता है तो ऐसे रिएक्शन को आप नाम देते हो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जहां पर फ्री रेडिकल आपका सब्स्टिट्यूट होगा तो ऐसे रिएक्शन को आप नाम देते हो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो तो उसे आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे आप ESR से रिप्रेजेंट करते हो। ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो तो ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां पर अपन बात करते हैं कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है, ESR कौन देता है, NSR कौन देता है, इन सब की थोड़ी थोड़ी जनरल बातें अपन यहां पर कर लेते हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर बात करूं तो ये मेजरली रिएक्शन होती है अल्केन्स की। जो आपने क्लास 11th में अल्केन्स की रिएक्शन पढ़ी होंगी, आपने क्लास 11th अगर पढ़ा है तो क्लास 11th में बेसिकली आपने हाइड्रोकार्बन वहां पर पढ़ा था। हाइड्रोकार्बन में अल्कीन, अल्काइन और अल्केन की रिएक्शन थी। ठीक है, तो यहां पर अल्केन की रिएक्शन आने वाली है। अल्कीन और अल्काइन की रिएक्शन आप ER में पढ़ चुके हो यार। मेजरली अल्केन की रिएक्शन होती हैं, लेकिन कुछ अल्कीन भी ये रिएक्शन शो करती हैं और कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी ये रिएक्शन शो करते हैं, ये ध्यान रखें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी। लेकिन अगर मेजरली बात करूं तो मेजरली अल्केन की ही कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है FR-SR। ESR की अगर बात करूं तो ESR जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। जैसे कि आप मान सकते हो यहां पर फिनोल जो होता है उसका, ठीक है, एनिलीन जो है उसकी, ठीक है, और आप बेंजीन मान सकते हो, बेंजीन की जो रिएक्शन होंगी वो यहां पर आने वाली है ESR में। नेक्स्ट अगर बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां पर जो 12th के जो भी आपके चैप्टर हैं उनमें मेजरली आपकी NSR होती है यार। ठीक है, जिसमें आप मान सकते हो अल्काइल हैलाइड जितने भी होते हैं, अल्काइल हैलाइड जिसे आप RX से रिप्रेजेंट कर सकते हो वो। ठीक है, दूसरे आपके अल्कोहल जो रहते हैं उनकी भी मेजर रिएक्शन NSR ही होती है। जितने भी आपके एसिड्स होते हैं उनकी भी ये रिएक्शन होती है। जितने भी आपके एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, एसिड डेरिवेटिव्स की भी यही रिएक्शन होती है, ये ध्यान रखें। ईथर की भी यही मेजरली रिएक्शन होती है। तो ज्यादातर 12th का जो मेजर पार्ट है वो आपका NSR बनाता है, ये ध्यान रखेंगे यार। ठीक है, तो यहां पर आपके पास FR-SR कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन अल्केन की, ESR कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड की, NSR कई सारे कंपाउंड्स NSR शो करते हैं भाई। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक ओवरव्यू आपको देखने को मिला कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप की हैं, तीन टाइप की: फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन्हें कौन कौन देगा, ESR को कौन कौन देगा और NSR को कौन कौन देगा, ये आपके सामने है भाई। अब इन्हें एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली जो रिएक्शन हमारे पास आ रही है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि भाई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, कैसे होती है, कौन कौन सी रिएक्शन यहां पर पढ़ने वाले हैं, उन सबको आज अपन पढ़ेंगे और खत्म भी कर देंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पहला टाइप, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टार्ट कर रहे हैं यार सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पहला पार्ट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है अल्केन की। मतलब अल्केन है
तो FrSr देगा, ये गारंटी बात है। तो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्केन आर FrSr। तो अल्केन की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो कौन है भाई? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो अल्केन जब भी आए तो आपके दिमाग में चलना चाहिए क्या? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्कीन आपके दिमाग में आए तो क्या चलना चाहिए? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अल्कीन अल्काइन आए तो। और अगर एल्डिहाइड कीटोन आए तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ आ रहा है ये पॉइंट कि जब भी आप इन कंपाउंड को देखोगे आपके दिमाग में ये रिएक्शन चलनी चाहिए भाई, क्योंकि आपसे ये कभी नहीं कहेगा कि FAR करवाओ NAR करवाओ, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर ये अल्केन है तो FrSr देगा, ये 100% गारंटी है भाई, ठीक है। तो यहां पर पहला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्केन आर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो अल्केन रहते हैं वो लेस रिएक्टिव नेचर में होते हैं भाई, क्योंकि उनका जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो कितना होता है? 0 होता है। तो अगर इन्हें रिएक्ट करना है तो आपको इन्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। आप एनर्जी किस फॉर्म में दे सकते हो? आप सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा सकते हो, फोटोन एनर्जी के प्रेजेंस में रिएक्शन करा सकते हो, टेम्परेचर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा सकते हो, यूवी लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा सकते हो, ठीक है। तो अल्केन लेस रिएक्टिव नेचर के होते हैं, अगर इन्हें रिएक्ट करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी यार, ये ध्यान रखें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, अल्केन आर लेस रिएक्टिव इन नेचर बिकॉज ऑफ जीरो डाइपोल मूवमेंट, सो दे रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, फोटोन एनर्जी hν, यूवी लाइट टू रिएक्ट, ठीक है। तो इन्हें अगर रिएक्ट कराना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब स्टार्ट करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FrSr की पहली रिएक्शन हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। कि हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन किस तरह से होगा? यहां पर क्या होता है यार, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में जो आपका हैलोजन फ्री रेडिकल है वो क्या होता है? आपका सब्स्टिट्यूट होता है, ये ध्यान रखेंगे यार, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं तो यहां पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यहां पर जो रिएक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के, कि जितना ज्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल होगा, ठीक है, उतना ज्यादा ये रिएक्टिव होगा यार, ये ध्यान रखेंगे। और यहां पर आप ऑर्डर देखेंगे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो रहता है वो रहता है बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। देन आपका अलाइलिक फ्री रेडिकल जो है वो रहेगा, देन आपका 3 डिग्री फ्री रेडिकल, देन 2 डिग्री, देन आपका 1 डिग्री। बेंजाइलिक जानते हो, ये वाला फ्री रेडिकल, समझ रहे हो कि बेंजीन के साथ ये फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन में, तो ये फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये। अलाइलिक जानते हो, इस तरह का ये कि फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, ये वाला। फिर 3 डिग्री आप जानते ही होगे भाई, ये वाला कैसे कार्बन पे फ्री रेडिकल जो 3 कार्बन से कनेक्टेड हो। देन आपका 2 डिग्री, देन आपका 1 डिग्री, ऐसा समझ रहे हो। तो ये आपके पास रिएक्टिविटी ऑर्डर है कि सबसे ज्यादा हैलोजन में आप देखोगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा ऑर्डर आता है। या आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई कोई कंपाउंड कितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो इस पर भी डिपेंड करेगा कि जो फ्री रेडिकल बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, कि जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी आने वाली है। जैसे कि बेंजाइलिक फ्री रेडिकल की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन अलाइलिक फ्री रेडिकल, देन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ठीक है। ऐसा देखा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जब आपका हैलोजिनेशन कराया जाता है, फ्लोरीन का जब हैलोजिनेशन करवाओगे, फ्लोरीन को आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कराने की कोशिश करोगे तो वहां पर आपको टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पर आपको टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो फ्लोरीन की रिएक्शन होती है वो एक्सप्लोसिव होती है यार, ठीक है। मतलब जैसे ही ये रिएक्ट करता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां पर आपको सनलाइट, टेम्परेचर, यूवी लाइट, फोटोन एनर्जी, इनकी जरूरत नहीं होती है। मतलब जब आप रिएक्शन करवाओगे फ्लोरीन की, ठीक है, रिएक्शन ऑफ F2, तो ये तो एक्सप्लोसिव होती है, ये ध्यान रखें, ये क्या होती है? एक्सप्लोसिव होती है। तो यहां पर एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो रिएक्शन होती है किसकी? Cl2 की या Br2 की, तो यहां पर आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ये ध्यान रखें। यहां पर एनर्जी चाहिए, यहां पर आपको एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। वहीं अगर मैं बात करूं तो रिएक्शन ऑफ I2 जो है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है यार,
क्योंकि यहां पर जो प्रोडक्ट रहता है वहां पर HI फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहां पर HI एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। तो यहां पर ये जो I2 की रिएक्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कराई जाती है यार, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान रखेंगे कि जब भी फ्लोरीन रिएक्ट करेगा तो एक्सप्लोसिव होगा, यहां पर कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा अपन ने कहा है ना कि अल्केन को रिएक्ट करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, लेकिन जब फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो वहां एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां तो वैसे ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है भाई। जब ये बनता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्ट करेगा तो एनर्जी चाहिए भाई, चाहे वो सनलाइट के फॉर्म में हो, टेम्परेचर के फॉर्म में हो, यूवी लाइट के फॉर्म में हो या फोटोन एनर्जी के फॉर्म में हो। अगर I2 की बात करें, रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है क्योंकि HI फॉर्म होता है। तो यहां पर जो रिएक्शन कराई जाती है वो कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कराई जाती है ये रिएक्शन, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये जो रिएक्शन है वो किस तरह से होती है, चलिए उनकी अपन बात करते हैं। नेक्स्ट यार अपन हैलोजिनेशन की रिएक्शन देखते हैं कि हैलोजिनेशन की जो रिएक्शन होती है वो किस तरह से प्रोसीड होती है। जैसा कि पहला एग्जांपल देखो, आपको मीथेन गिवन है, उस पर आप क्लोरीनेशन करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ फोटोन एनर्जी। तो अब यहां पर बेसिकली रिएक्शन क्या होती है यार कि ये जो आपका हैलोजन है वो हैलोजन फ्री रेडिकल में टूटता है, Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। अब होता क्या है यार कि ये जो CH बॉन्ड है उसमें होता क्या है कि ये जो H है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है और यहां पर एक फ्री रेडिकल के साथ जुड़ता है। तो यहां पर कार्बन के पास एक फ्री रेडिकल बनेगा और यहां पर आपके पास एक फ्री रेडिकल बचा हुआ, तो ये फ्री रेडिकल हाइड्रोजन की जगह पर क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो यहां पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, जैसे कि ये H जाएगा तो ये C, यहां पर आपका Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएगा H की जगह पर, और ये जो H है एक Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन, H के पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे HCl। तो यहां पर इस तरह का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। यहां पर आप देखो CH4 Cl2 एक्सेस में, अगर Cl2 एक्सेस में मतलब आपके पास जो फ्री रेडिकल है वो भी एक्सेस में होगा, तो यहां पर जितने भी H है उनकी जगह पर आपका क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका CCl4 प्लस आपका 4HCl रिलीज हो जाएगा। ये चार हैं, चार फ्री रेडिकल के साथ मिलकर 4HCl बना लेंगे यार। नेक्स्ट देखिए CH4 एक्सेस में है, Cl2 प्लस HNu के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं। आप Cl2 मतलब कार्बन फ्री रेडिकल एक्सेस में नहीं है, ये एक्सेस में है। तो यहां पर आपके पास क्या है, एक फ्री रेडिकल है Cl और यहां पर दो फ्री रेडिकल हैं, तो एक H निकल के यहां पर HCl बना लेगा और एक Cl H की जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा यार, क्या बनेगा, CH3Cl प्लस आपका HCl बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट देखें, यहां पर आप ब्रोमिनेशन करा रहे हो आप प्रोपेन का 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। यहां पे ध्यान रखें जब भी आप क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कराएंगे, ठीक है, तो यहां पर आपको टेम्परेचर एनर्जी की जरूरत, सनलाइट की जरूरत पड़ेगी भाई, ये ध्यान रखें। तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर अब जो हाइड्रोजन है वो अलग अलग जगह से निकल सकते हैं, ठीक है। अगर यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहां पर एक फ्री रेडिकल बनेगा इस कार्बन पर, और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये फ्री रेडिकल बनेगा। ये फ्री रेडिकल 1 डिग्री और ये फ्री रेडिकल 2 डिग्री है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पर जो H निकल के जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा यार CH3, यहां पे आपके पास CH, यहां पर आपका Br, यहां पर आपका CH3, ये भी प्रोडक्ट बनेगा साथ में ये भी बनेगा CH3, यहां पर आपका CH2, यहां पर आपका CH2 और ये आपका Br, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये आपका माइनर होगा, ये ध्यान रखेंगे यार, ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां पर मीथेन है, उसका फ्लोरीनेशन करा रहे हो HNu के प्रेजेंस में। याद रखें जब भी फ्लोरीनेशन होता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है यार, एक्सप्लोसिव होती है, यहां पर आपको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। और जब आप यहां पर एनर्जी दे ही रहे हो तो यहां पर जो भी प्रोडक्ट बनता है यार वो जल जाता है। मतलब यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा ना वो क्या मिलेगा, कार्बन ब्लैक मिलेगा भाई, जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो जल जाएगा, इतनी ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज हो रही है। नेक्स्ट देखो मीथेन, इसका क्लोरीनेशन करा रहे हो दोपहर के 12 बजे, 12 नून, मतलब सनलाइट बहुत तेज है और सनलाइट बहुत तेज है। हम जानते हैं कि क्लोरीनेशन में हमें हीट की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन इतनी ज्यादा अमाउंट में तो यहां पर भी जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन ब्लैक बनता है। ये ध्यान रखेंगे यार, ये इंपॉर्टेंट है, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो जल जाएगा यहां पर, इतने ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगी यहां पर। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां पर आपके पास
टोल्यूइन गिवन है, इस पर क्लोरीनेशन करवा रहे हो HNO के प्रेजेंस में, तो होने क्या वाला है, यहां पर आपके बेंजीन की रिएक्शन नहीं है, ये अल्केन की रिएक्शन, तो यहां पर ये अल्केन वाला पार्ट है वही रिएक्ट करेगा, तो यहां पर क्या होगा, ये H की जगह पर Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा यार, यहां बनेगा CH2Cl और आपका एक HCl बाहर। नेक्स्ट देखें, यहां पर ब्रोमिनेशन करा रहे हो HNO के प्रेजेंस में, तो यहां पर भी H निकल सकता है, और यहां से निकला तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल, यहां से निकला तो 2 डिग्री, तो आप जानते हो कि यहां पर आपका 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहां पर मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा आपका, यहां पे बनेगा CH, यहां Cl3 और यहां पर आपका Br। इस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हो। माइनर बनेगा यहां पर 1 डिग्री के रेस्पेक्ट में माइनर बनेगा, लेकिन मेजरली अगर बात करें तो ये प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट, इथेन का क्लोरीनेशन करा रहे हो आप, ठीक है, यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर CH3 CH2 Cl, तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी भाई, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि भाई क्लोरीनेशन के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है और एनर्जी तो है ही नहीं, और एनर्जी नहीं है तो काहे का प्रोडक्ट बनेगा भाई, तो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, अगर एनर्जी है तो रिएक्शन हो जाएगी, एनर्जी नहीं है रिएक्शन नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे यार, ठीक है। तो यहां पर कुछ इस तरह की रिएक्शन नहीं होने वाली है, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली, क्योंकि एनर्जी गिवन नहीं है, और एनर्जी नहीं है तो रिएक्ट नहीं करेगा अल्केन, क्योंकि अल्केन तो वैसे ही लेस रिएक्टिव नेचर का होता है, डाइपोल मोमेंट 0 है, ठीक है, और रिएक्ट करना है तो एनर्जी चाहिए, यहां पे एनर्जी है नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो ये हैलोजिनेशन की कहानी हुई, H को हटाकर जो हैलोजन है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर हैलोजिनेशन की कहानी को जिस तरह से सेकंड जो रिएक्शन आ रही है वो आ रही है हमारे पास NBS HNO के प्रेजेंस में किस तरह का सब्स्टिट्यूशन होता है, चलिए देखते हैं। सेकंड जो रिएक्शन आ रही है हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो है NBS HNO या X2 + 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कि भाई एक एक करके रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होती है भाई, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है, थोड़ा सा पेशेंट होकर वीडियोस को देखना है, ठीक है, एकदम क्लियर माइंड करके देखना है, ऐसा नहीं कि मतलब ऑफर टर्न नहीं है कि भाई एकदम कि भाई खत्म हो जाए जल्दी से। ऑर्गेनिक को अगर पढ़ना है, अगर क्वेश्चन बनाने हैं तो हर एक रिएक्शन को बड़े डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किन कंडीशन पर हो रहा है, ये सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा यार, ठीक है। तो बिल्कुल शांति से एकदम चीजों को देखेंगे। तो सेकंड रिएक्शन है NBS HNO या X2 + 500 डिग्री सेल्सियस। NBS का मतलब होता है यार एन ब्रोमो सक्सेनामाइड, NBS का मतलब क्या होता है यहां पर, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड, सक्सेनामाइड, ठीक है। जो आपका NBS होता है उसमें इंप्योरिटी होती है HBr की, हैज इंप्योरिटी ऑफ HBr, HBr की इंप्योरिटी होती है। इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो यहां पर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा यार, ये एन ब्रोमो सक्सेनामाइड है, इसमें HBr की इंप्योरिटी है, और इन दोनों से बेसिकली आपको Br फ्री रेडिकल यहां पर देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको मिलेगा Br फ्री रेडिकल। होता क्या है कि ये Br निकलता है, ये H यहां पर सब्स्टिट्यूट होता है, और यहां पर आपको 2 Br फ्री रेडिकल मिलते हैं यार, ये 2 Br फ्री रेडिकल हैं भाई, ठीक है। अब ऐसा देखा जाता है कि ये जो Br फ्री रेडिकल है वो अलाइलिक हाइड्रोजन या बेंजाइलिक हाइड्रोजन की जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। NBS HNO या X2 + 500 डिग्री सेल्सियस में ऐसा देखा जाता है कि जो आपका हैलोजन है, ठीक है, वो अलाइलिक हाइड्रोजन या बेंजाइलिक हाइड्रोजन की जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है भाई, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखेंगे कि इन प्रेजेंस ऑफ HNO अलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, अलाइलिक और जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन है is substituted by halogen। किस तरह से होता है, जैसे कि समझें कि यहां पर आपके पास एक अल्कीन गिवन है और यहां पर NBS HNO गिवन है। अब यहां पर अलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन होते क्या है, देखो इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के कॉन्जुगेशन में ये कार्बन है, ये वाला जो कार्बन कहलाता है वो होता है आपका अलाइलिक कार्बन। ये कौन सा कार्बन है आपका, अलाइलिक कार्बन होता है, और इनसे जो हाइड्रोजन रहते हैं वो
आपके एलाइलिक हाइड्रोजन रहते हैं। तो होने क्या वाला है, यहां पर आपका यहां से H फ्री रेडिकल निकलेगा और एक Br के साथ मिलकर HBr बना लेगा और एक जो Br फ्री रेडिकल है वो यहां पर आकर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहां पर जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपके पास CH2Br, यहां पर CH डबल बॉन्ड, यहां पर CH2, ये प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा आप अगर देखें तो यहां पर Cl2 500 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके कॉन्जुगेशन में ये कार्बन क्या होगा, अलाइलिक कार्बन, इंसर्ट H हाइड्रोजन, अलाइलिक हाइड्रोजन। तो यहां पर जो एक Cl फ्री रेडिकल मिलेगा वो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ मिलकर HCl बना लेगा और एक Cl फ्री रेडिकल हाइड्रोजन की जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा यार, CH2Cl, यहां पर CH, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां CH2, याद रखेंगे। साथ में यहां पर HBr भी बनेगा और यहां पर साथ में आपका HCl बनेगा, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां पर NBSH है और यहां पर ये बेंजीन गिवन है। तो बेंजीन के रेस्पेक्ट में ये जो कार्बन है वो बेंजाइलिक है भाई, ये आपका जो कार्बन है वो बेंजाइलिक है। तो इससे H हाइड्रोजन बेंजाइलिक हाइड्रोजन होने वाले हैं जो कि रिप्लेस हो जाएंगे ब्रोमीन से। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा कि यहां पर ये आपका CH2Br और एक HBr के साथ मिलकर HBr भी फॉर्म कर लेगा। तो याद रखेंगे NBSH में क्या देखा जाता है कि इन प्रेजेंस ऑफ NBSH अलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं हैलोजन से। तो ये आपके काम की बात है भाई, ठीक है। ये सेकंड रिएक्शन है, पहली हैलोजिनेशन, दूसरी NBSH या X2 प्लस 500 डिग्री सेल्सियस भी आपको दे सकता है। NBSH मतलब इससे आपको क्या मिलेगा, Br फ्री रेडिकल मिलेगा जो अलाइलिक या बेंजाइलिक हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अब जो थर्ड रिएक्शन आ रही है वो आती है हमारे पास सल्फोनेशन ऑफ अल्केन, ठीक है। सल्फोनेशन ऑफ अल्केन जो पॉसिबल होता है वो कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ओलियम, H2S2O7 के प्रेजेंस में आपका क्या कराया जाता है भाई, सल्फोनेशन कराया जाता है। सल्फोनेशन में बेसिकली आप देखोगे तो आपका SO3H जो रहता है फ्री रेडिकल, SO3H फ्री रेडिकल जो रहता है उसका सब्स्टिट्यूशन होता है। अब बात आती है कि सर ये जो SO3H फ्री रेडिकल है वो हमें कैसे मिलेगा। तो होता क्या है, जैसे कि समझें कि आपके पास जो ओलियम है H2S2O7 ये आपका है ओलियम, ठीक है। ओलियम ब्रेक होता है भाई किसमें, SO3 में प्लस आपका H2SO4 में, ठीक है। और जो आपका H2SO4 है फिर आगे जाकर ब्रेक होता है आपके पास SO3H फ्री रेडिकल प्लस आपका OH फ्री रेडिकल में, ठीक है। तो ये जो SO3H है वो यहां पर हाइड्रोजन की जगह पर सब्स्टिट्यूट होता है। किस तरह से, जैसे कि बात करें कि अगर ये अल्केन है और इसका अगर आपको सल्फोनेशन कराना है तो आप ओलियम के प्रेजेंस में करा रहे हो, तो यहां पर देखो कि ये वाला हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकता है और ये वाले हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकते हैं, ये तीनों एक ही है भाई। अगर ये वाला हाइड्रोजन जाएगा तो ये जो फ्री रेडिकल बनेगा वो 3 डिग्री और यहां से जाएगा तो ये 1 डिग्री, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH3, यहां पर C, यहां पर आपका CH3, यहां पर आपका CH3, H को हटाकर क्या SO3H और ये जो H है वो OH फ्री रेडिकल के साथ मिलकर क्या बनाएगा, वाटर, ठीक है। तो इस तरह से करना है। जैसे कि यहां पर देखेंगे तो ओलियम के प्रेजेंस में सल्फोनेशन करा रहे हो आप, तो यहां पर भी आपका 1 डिग्री बनेगा, यहां पर भी आपका 1 डिग्री बनेगा। कहीं से भी H को निकालो, SO3H को सब्स्टिट्यूट करो तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH3, यहां CH2, यहां पर SO3H और यहां पर आपका वाटर, OH फ्री रेडिकल H फ्री रेडिकल के साथ मिलकर बनाएगा पानी। नेक्स्ट देखें यहां पर आपके पास सल्फोनेशन कराओगे और सल्फोनेशन कराओगे तो आपके पास समझ आएगा कि यहां से H निकलेगा तो 1 डिग्री और यहां से निकलेगा 2 डिग्री, ये ज्यादा स्टेबल है तो यहां से निकालेंगे भाई। और जब यहां से निकालेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा यार, और यहां पर आपका CH3 और आपका पानी तो साथ में निकलेगा ही, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं भाई। ये आपके पास थर्ड रिएक्शन बड़ी सिंपल है, आपको बस ध्यान रखना है कि हैलोजन में X फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। NBSH में Br फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट होगा और सल्फोनेशन में SO3H फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट होगा। कहां से मिल रहा है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यार कि NBSH में Br फ्री रेडिकल कैसे मिला, ओलियम में आपको SO3H फ्री रेडिकल कैसे मिला, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तो सिंपल है कि H को हटाओ, उसकी जगह पर जो भी फ्री रेडिकल है उसे सब्स्टिट्यूट कराना है, इसके अलावा कुछ नहीं है भाई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। चाहे आपका नाइट्रेशन होगा, नाइट्रोजन में भी आपका इस तरह से ही मैकेनिज्म, इस तरह से ही रिएक्शन होने वाली है। तो जो फोर्थ रिएक्शन हमारे पास आ रही है वो है नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन ऑफ अल्केन किस तरह से होता है चलिए देखते हैं। फोर्थ जो रिएक्शन आ रही है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में,
वो आ रही है यार हमारे पास नाइट्रेशन ऑफ अल्केन की भाई जो नाइट्रेशन होता है अल्केन का वो किस तरह से होता है उसकी अपन थोड़ी सी यहां पर बात करने वाले हैं। तो नाइट्रेशन ऑफ अल्केन जो है भाई वो रूम टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप रूम टेम्परेचर पर अगर नाइट्रेशन कराना चाहते हो तो रूम टेम्परेचर पर आपका नाइट्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आपका जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें जो आपका अल्केन होता है वो क्या होता है आपका नॉन पोलर होता है और आपका जो HNO3 है वो क्या होता है आपका आयनिक होता है। तो इसकी वजह से आपका जो नाइट्रेशन है वो रूम टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो भाई हमें अगर रूम टेम्परेचर पर अगर नाइट्रेशन कराना है तो क्या करना चाहिए, तो यहां पर आपको अगर नाइट्रेशन करवाना है तो आपको हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा। ये ध्यान रखें, सबसे पहले तो हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में ही आपका क्या हो सकता है नाइट्रेशन पॉसिबल हो सकता है, या इन प्रेजेंस ऑफ वेपर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की जो वेपर्स हैं उनके प्रेजेंस में, वेपर हैं एक बात सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और टेम्परेचर ज्यादा आई है तो आपका नाइट्रेशन पॉसिबल हो जाएगा। अब नाइट्रेशन किस तरह से चलता है, नाइट्रेशन में ध्यान रखेंगे नाइट्रेशन ऑफ अल्केन में आपका जो NO2 फ्री रेडिकल होता है उसका सब्स्टिट्यूशन होता है, इसके अलावा सारी चीजें वही रहने वाली हैं। जैसे कि समझे आपके पास इथेन गिवन है और इथेन पर अगर आपको नाइट्रेशन करवाना है, आप रिएक्ट करा रहे हो वेपर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो यहां से बेसिकली आपको क्या मिलता है, यहां से मिलता है आपको NO2 फ्री रेडिकल प्लस आपको OH फ्री रेडिकल। तो होता क्या है कि यहां से जो H है वो निकलेगा फ्री रेडिकल के फॉर्म में, इस OH फ्री रेडिकल के साथ मिलेगा, वाटर बनाएगा और NO2 फ्री रेडिकल H की जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH3, यहां पर CH2, यहां पर आपका NO2 और आपका वाटर फॉर्म हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट देखेंगे यहां पर आपके पास यहां से H निकलेगा, ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, यहां से आपको NO2 फ्री रेडिकल मिलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हाई टेम्परेचर में करा रहे हो तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3, यहाँ C, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ पर NO2 और आपका पानी तो निकलेगा ही। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह की रिएक्शन होने वाली है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, सिंपल सी बात है कि अभी तक जो आपने 4 रिएक्शन पढ़ी उसमें हो क्या रहा है। सबसे पहला हैलोजिनेशन, X फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट होगा, दूसरा NBSHNO Br फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट होगा, तीसरा सल्फोनेशन SO3H फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट होगा, नाइट्रेशन NO2 फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट होगा। इसके अलावा तुमने कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, मतलब H को हटाओ, जो सब्स्टिट्यूट होने वाला है उसे सब्स्टिट्यूट कर दो, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में। ये छोटी छोटी सी रिएक्शन है, 4 रिएक्शन पढ़ लिए, 2 रिएक्शन आने वाली हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाले जो आपने क्लास 11th में भर भर के पढ़ी थी ना, अगर कोई बच्चा क्लास 11th में है तो उसे वुड्स रिएक्शन जरूर आती होगी। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है उन सब की बातें आज अपन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो आ रही है हमारे पास वो है वुड्स रिएक्शन की। वुड्स रिएक्शन में हमारे पास क्या आता है चलिए देखते हैं। नेक्स्ट जो 5th रिएक्शन हमारे पास आ रही है वो है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, जो क्लास 11 का बच्चा होता है यार उसे 11th ऑर्गेनिक के नाम पर 2-3 रिएक्शन ही नाम याद होती हैं। इनमें पहला वुड्स रिएक्शन होता है, दूसरा आपके पास निकल प्लैटिनम प्लैटिनम के साथ जो रिडक्शन होता है वो याद रहता है थोड़ा बहुत, और एक कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस थोड़ा बहुत याद रहता है। तो 11th वाले बच्चे को इतनी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। तो वुड्स रिएक्शन आपने क्लास 11th में भी पढ़ी थी। ठीक है, तो यहां पर अपन थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ने वाले हैं वुड्स रिएक्शन का कि क्या क्या होने वाला है, उसे आप एक एक करके देखना स्टार्ट करें। यार वुड्स रिएक्शन की अगर मेन रिएक्शन की बात करूं तो मेन रिएक्शन क्या होती है, यहां पर आपके पास एक अल्काइल हैलाइड लिया जाता है RX। ठीक है, यहां पर आप सोडियम के प्रेजेंस में और ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट यहां पर यूज करते हो। ठीक है, ये रिएक्शन कराई जाती है और यहां पर आपका एक अल्केन फॉर्म होता है RR और यहां पर आपका NX यहां से निकलता है। ये जो रिएक्शन है इसे आप वुड्स रिएक्शन बोलते हो यार। ठीक है, तो इस सर यहां तो अल्केन रिएक्ट ही नहीं कर रहा। अरे भाई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब या तो यहां पर अल्केन रिएक्ट कर रहा होगा या अल्केन बन रहा होगा। अभी तक जो 4 रिएक्शन पढ़ी हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, NBSHNO, उनमें आपका अल्केन रिएक्ट कर रहा था, यहां पर आपका अल्केन बन रहा है यार। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये यहां पर आपका हेलो अल्केन हेलोअरीन की रिएक्शन में आएगी भाई, एनसीईआरटी में गिवन है ये वुड्स रिएक्शन। यहां पर आप अल्केन फॉर्म करते हो अल्काइल हैलाइड से। ठीक है, तो ये रिएक्शन इस तरह से चलती है RX प्लस Na ड्राई ईथर RR प्लस NX। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर ये जो ड्राई ईथर लिया है वो एज अ सॉल्वेंट लिया है, ये ध्यान रखें। यहां पर जो ड्राई ईथर है वो क्या है, सॉल्वेंट है यार अपना हमारा।
सर ड्राई ईथर की जगह मॉइस्ट ईथर नहीं ले सकते क्या? अगर मॉइस्ट ईथर लेंगे ना तो यहां पर ये आपका अल्कीन फॉर्म नहीं होगा, अल्कीन की जगह पर क्या फॉर्म होगा? जैसे कि समझें कि आपके पास अगर सोडियम है, सोडियम मॉइस्ट ईथर के प्रेजेंस में क्या करेगा? आपका NaOH फॉर्म करता है, और ये जो NaOH RX के साथ जब रिएक्ट करेगा तो आपका यहां पर अल्कोहल फॉर्म होगा, ना कि आपका अल्कीन। ठीक है, तो यहां पर मॉइस्ट ईथर यूज नहीं कर सकते। अगर आपने मॉइस्ट ईथर यूज करा तो आपका जो प्रोडक्ट है वो अल्कोहल फॉर्म होगा, ना कि अल्केन, ये ध्यान रखेंगे। अब अगर बात करें तो यहां पर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म किस तरह से होता है उसकी मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि यहां पर रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होने वाला है। तो यहां पर जैसे समझें, होता क्या है कि आपका जो मेटल है सोडियम, वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और Na पॉजिटिव फॉर्म करता है। ठीक है, अब यहां पर जो अल्काइल हैलाइड है RX, वो क्या करता है? ये जो इलेक्ट्रॉन है उसे ये जो R है वो एक्सेप्ट करता है, बनाता है R फ्री रेडिकल प्लस आपका X नेगेटिव, और यहां पर ये जो R फ्री रेडिकल है वो एक और R फ्री रेडिकल से मिलता है और बोलते हैं कि साथ में बॉन्ड बनाते हैं, तो ये आपका अल्केन बनता है। ये Na पॉजिटिव और X नेगेटिव मिलके आपका NaX भी बन जाता है भाई। ठीक है, तो इस तरह से आपका मैकेनिज्म चलता है। लेकिन अगर अपन इसके ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक क्या होती है? ट्रिक बड़ी आसान है। अगर वुड्स रिएक्शन का सिर्फ प्रोडक्ट ही फॉर्म करना है तो बड़ी आसानी से प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? कि यहां पर आपको यहां पर ये जो अल्काइल हैलाइड लिया गया है वो उसके 2 मोल्स लिए जाते हैं यार। तो यहां पर आप इसके 2 मोल्स लेंगे RX, यहां पे 2 मोल्स हैं भाई, इसके ये ध्यान रखें। ठीक है, और यहां पर आप सोडियम लिखेंगे, यहां पर आपका RX। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या बनेगा? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो होता क्या है, यहां पर ये सोडियम के 2 मोल्स लिए जाते हैं और यहां पर आपका NaX माइनस होता है और आपका RR आपस में जुड़ जाता है। तो यहां पर आपका RR और आपका 2NaX क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अल्केन बन जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं कि 2 अल्काइल हैलाइड लिए, 2 मोल सोडियम के लिए, NaX माइनस हुआ, RR आपस में जुड़ा और NaX बाहर निकल गया भाई। ठीक है, तो इस तरह का मैकेनिज्म चलता है। इस तरह से ट्रिक है जिसकी मदद से आप बना सकते हैं यार ये। ठीक है, तो ये वुड्स रिएक्शन की कहानी है आपके पास कि वुड्स रिएक्शन इस तरह से होती है यार। अब यहां पर जैसे कि अपन समझते हैं एग्जांपल के थ्रू, अगर समझें, जैसे कि हमारे पास अगर इस तरह का है CH3Cl। ठीक है, इसे अगर मैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अगर रिएक्ट कराता हूं तो मेरा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? कि हम जानते हैं कि अगर इसका प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे। तो CH3Cl प्लस सोडियम के 2 मोल प्लस आपका CH3Cl होने क्या वाला है? यहां से आपका NaCl माइनस होगा 2 मोल और आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस आपका 2 NaCl बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से आपकी रिएक्शन हो जाएगी। और क्या यूज कर सकते हैं यार? और यूज कर सकते हैं अपन, जैसे कि हमारे पास अगर C2H5Cl है। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर मैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अगर मैं करवाता हूं, ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा? C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस आपका 2 मोल NaCl बाहर। ठीक है, तो एक बात आप देख रहे हो कि जो वुड्स रिएक्शन है उसमें आपके सिमेट्रिकल अल्केन फॉर्म हुआ है। ठीक है, इन्हें आप आसानी से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि जो आपका इथेन डेवलप हुआ है उसे इधर से डिवाइड करें तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, जो आपका ब्यूटेन डेवलप हुआ है उसे भी आप डिवाइड कर सकते हैं। मतलब मेनली जो वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन जो रहती है भाई, वो मेनली यूज की जाती है सिमेट्रिकल अल्केन के प्रिपरेशन में। ठीक है, मेनली यूज फॉर सिमेट्रिकल अल्केन प्रिपरेशन। सिमेट्रिकल अल्केन जो रहते हैं उनकी जो प्रिपरेशन होती है उन्हें बनाने के लिए वुड्स रिएक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आपको अनसिमेट्रिकल अल्केन फॉर्म करना है तो आपको जो अल्काइल हैलाइड है, यहां पर आपने 2 मोल जो अल्काइल हैलाइड लिए वो सेम लिए, इसलिए आपका सिमेट्रिकल आ रहा है। अगर यहां पर अल्काइल हैलाइड अगर आपने डिफरेंट ले लिए तो यहां पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो अनसिमेट्रिकल अल्केन भी बन सकता है यार। ठीक है, तो यहां पर आप देखें, जैसे कि अगर आप यहां पर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूं, आपने लिया एक CH3Cl, आपने ले लिया एक C2H5Cl और इन दोनों की आप रिएक्शन करा रहे हो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो यहां पर आपके प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। तो यहां पर ये जो रिएक्शन है जिसमें आपने 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लिए हैं, तो ऐसी रिएक्शन को आप नाम देते हो क्रॉस वुड्स रिएक्शन। ये रिएक्शन है क्रॉस वुड्स रिएक्शन। 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड आपने लिए हैं यहां पर, तो
तो अब यहां पर आपके प्रोडक्ट क्या बन सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इसके प्रोडक्ट बनाना बड़ा आसान है। यहां पे क्या होगा, पहली ट्रिक से CH3Cl और आपका यहां पर आपका सोडियम के 2 मोल, यहां पर आपका Cl C2H5। तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा पहला तो यही हो सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5 मतलब प्रोपेन, ठीक है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि ये जो CH3Cl है उसके 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करें, तो यहां पर ऐसा भी हो सकता है CH3Cl प्लस सोडियम के 2 मोल प्लस आपका CH3Cl और यहां पर आपका क्या होगा NaCl, यहां पर माइनस होगा दोनों, और आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। वहीं आप अगर C2H5 के 2 मोल लेते हैं तो यहां पर जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा यार वो क्या फॉर्म होगा, वो फॉर्म होगा आपके पास C2H5 सिंगल बॉन्डेड C2H5, ठीक है। तो यहां पर आपके पास मेजरली 3 अल्केन बनेंगे, ठीक है। तो एक बन रहा है प्रोपेन, एक बन रहा है इथेन और एक बन रहा है ब्यूटेन। और मेजरली कौन सा होगा, यहां पर ये वाला दो, यहां पर ये दोनों आपस में रिएक्ट करें, ठीक है। तो ये आपका मेजर होगा, ये ध्यान रखेंगे यार, ये आपका मेजर होगा। तो इस रिएक्शन को आप नाम दोगे क्रॉस वुड्स रिएक्शन। क्रॉस वुड्स रिएक्शन में आपने अलग अलग अल्काइल हैलाइड यूज किया है। वुड्स रिएक्शन सिंपल अगर बात करें तो यहां पर सेम अल्काइल हैलाइड यूज करा जाता है, ठीक है। तो वो वुड्स रिएक्शन है। अगर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज कर लिया तो आपका ये जो रिएक्शन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, क्रॉस वुड्स रिएक्शन। इसके बाद एक रिएक्शन और आती है फिटिक रिएक्शन, कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पर जो हमने अल्काइल हैलाइड लिया है वो अगर हम एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड ले तो उस केस में जो रिएक्शन कहलाएगी वो वुड्स नहीं कहलाएगी, वो रिएक्शन कहलाएगी फिटिक रिएक्शन। अब बात करते हैं कि ये फिटिक रिएक्शन क्या है भाई, किस तरह से प्रोसीड होती है, किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट यार हमारे पास आती है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में अपन क्या कर रहे हैं भाई, एरोमेटिक हैलाइड्स का यूज कर रहे हैं। जैसे कि समझें कि अगर अपन यहां पर PHCl लेते हैं यहां पर, ठीक है, और यहां पर सोडियम लेते हैं, उसकी रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहां पर हमारे इसके 2 मोल लेंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, PH सिंगल बॉन्ड PH और आपका NaCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहां पर अगर आपने एरोमेटिक हैलाइड्स यूज करे हुए हैं तो ये आपके एरोमेटिक हैलाइड है बेसिकली, और अगर आपने एरोमेटिक हैलाइड यूज करा हुआ है तो ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, फिटिक रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन सिंपल अल्काइल हैलाइड, अगर 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लिया क्रॉस वुड्स, एरोमेटिक हैलाइड लिया तो फिटिक। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक एरोमेटिक हैलाइड ले लें और एक अल्काइल हैलाइड ले लें, तब वो रिएक्शन क्या होगी, तब उस रिएक्शन को नाम बोलोगे वुड्स फिटिक रिएक्शन। उस रिएक्शन का नाम हो जाएगा वुड्स फिटिक रिएक्शन, क्योंकि वुड्स में आप अल्काइल हैलाइड ले रहे थे, फिटिक में आप एरोमेटिक ले रहे थे, और यहां पर दोनों ले रहे हो तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो यहां पर देखेंगे नेक्स्ट जो रिएक्शन आ रही है वो है वुड्स फिटिक रिएक्शन, वो है वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब ये वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या होती है, अगर आप एरोमेटिक हैलाइड और अल्काइल हैलाइड दोनों लेते हैं, जैसे कि समझें कि आप अगर यहां पर इस तरह से लेते हैं कि RX प्लस यहां पर आप लेते हैं 2 मोल सोडियम के प्लस आप लेते हैं PHX, तो यहां पर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगी ये आपका क्या है, ये आपका अल्काइल हैलाइड है, ये आपका अल्काइल हैलाइड है, और ये आपका क्या है, एरोमेटिक हैलाइड है, और यहां पर आप दोनों यूज कर रहे हो तो ये रिएक्शन कहलाएगी वुड्स फिटिक रिएक्शन। और आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा ये PH और ये R जुड़ जाएगा तो यहां पर बनेगा RPH, ये मेजर होगा, प्लस R और R आपस में जुड़ सकता है तो RR भी बन सकता है, PH आपस में जुड़ सकता है तो PH सिंगल बॉन्ड PH भी बन सकता है, लेकिन मेजर कौन सा होगा, ये होने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आपके पास कि इस तरह की रिएक्शन भी हो सकती है। वुड्स रिएक्शन में क्रॉस वुड्स भी हो सकता है, फिटिक भी हो सकता है, वुड्स फिटिक भी हो सकता है, और आपका इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स भी हो सकता है। इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स कैसे होता है, जैसे कि समझते हैं अपन। नेक्स्ट अगर बात करें इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स, कि इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन कैसी होती है। इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन की अगर बात करें तो यहां पर आप समझेंगे कि आपके पास CH3, यहां पर आपके पास CH, यहां CH3, यहां CH, ये दोनों कनेक्टेड हैं, यहां पर आपका Cl, यहां पर आपका Cl, इस तरह से कनेक्टेड हैं आपके पास। अब यहां पर देखो कि यहां पर आप अगर सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन करा रहे हो तो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो सकता है,
होने क्या वाला है कि यहां पर जो फ्री रेडिकल है वो फॉर्म में निकलेगा। यहां पर जो Cl है और इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर Cl और कार्बन का इलेक्ट्रॉन, होता क्या है कि ये Cl फ्री रेडिकल, ये Cl फ्री रेडिकल निकलता है, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहां आता है, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहां आता है, दोनों बोलते हैं कि भाई भाई हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो चलिए बॉन्ड बनाया इन लोगों ने, और इन लोगों ने जब बॉन्ड बनाया तो आपके पास जो कंपाउंड फॉर्म हुआ वो कुछ इस तरह से हुआ है, और आपका जो 2 NaCl है वो बाहर निकल जाएगा यार, 2 NaCl जो है वो बाहर निकल जाएगा, आपके पास कुछ इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। तो इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स मतलब एक ही मॉलिक्यूल में वुड्स रिएक्शन हो रही है, एक ही मॉलिक्यूल में वुड्स रिएक्शन हो रही, तो ये क्या कहलाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर वुड। और भी एग्जांपल देखे जा सकते हैं, जैसे कि बात करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल की। तो यहां पर देखें कि यहां पर एक ही मॉलिक्यूल है, 2 Cl हैं, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। होगा क्या कि ये जो Cl है वो फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकलेगा, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, और जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो आपका जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, और 2 NaCl बाहर निकल जाएगा। और ये जो आपका कंपाउंड बना है बहुत तेजी से बनेगा, क्योंकि यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां पर अगर बात करें तो नेक्स्ट अगर आपके पास कभी ऐसा गिवन हो, ठीक है, ऐसा कोई कंपाउंड गिवन हो, ठीक है, और यहां पर अगर आप सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन करा रहे हो, तो होगा क्या, यहां पर अगर आप सोच रहे हो इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स कराने की, ये जो Cl है वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर Na के साथ मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, और ये दोनों जो कार्बन है वो अपने साथ मिलकर बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो कंपाउंड फॉर्म होने वाला है, थोड़ा गौर से देखिएगा, इस तरह का फॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन ये जो कंपाउंड है वो फॉर्म नहीं होता है यार, ये वाला का प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, यहां पर आप देखोगे तो ये आपका जो कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक बनता है यार, जो कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक बनता है, क्योंकि यहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, साइक्लिक है, साइक्लिक रेजोनेंस है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लेनर है, तो ये आपका जो कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक है, अनस्टेबल बहुत ज्यादा है। तो अब होता क्या है कि यहां पर आपके डाइमराइजेशन देखा जाता है। होगा क्या कि जैसे कि समझें कि आपके पास ये वाला जो कंपाउंड है उसका एक ये फ्री रेडिकल, एक और मॉलिक्यूल लोगे, ठीक है, उसका ये फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और आपके पास इस तरह का एक कंपाउंड फॉर्म होने वाला है यहां पर ये, और यहां पर आपके पास, ठीक है, इस तरह का आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, डाइमराइजेशन देखा जाएगा, और डाइमराइजेशन होगा तो इस तरह का कंपाउंड आपके पास फॉर्म होने वाला है, ठीक है। ये नॉन एरोमेटिक है, ये आपका नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक की जो स्टेबिलिटी होती है वो एंटी एरोमेटिक से ज्यादा होती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो वुड्स रिएक्शन की बात हुई यार, वुड्स रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वुड्स में आपने देखा किस तरह से रिएक्शन होती है, किस तरह से मैकेनिज्म होता है, क्रॉस वुड किस तरह से होता है, फिटिक कैसा होता है, वुड्स फिटिक कैसा होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स कैसा होता है, इस तरह की रिएक्शन आप सारी देख चुके हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन आ रही है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो आ रही है हमारे पास कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कि कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरह से चलता है, चलिए देखते हैं। सिक्स्थ और लास्ट रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो हमारे पास आ रही है वो है कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। की कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरह से चलता है उसकी बात करते हैं। मेन रिएक्शन की अगर बात करें, जैसे कि समझें कि आपके पास कोई सॉल्ट है RCOOK, इसका जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो, इसका जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो तो यहां पर जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है आपके पास अल्केन मिलता है आपके पास, प्लस आपका CO2 मिलता है, प्लस आपका KOH मिलता है, प्लस आपका हाइड्रोजन गैस यहां पर मिलता है। तो यहां पर ये जो अल्केन और CO2 है वो आपको एनोड पर मिलते हैं, और आपका जो KOH और H2 है वो आपको कैथोड पर मिलता है। यहां पर अब किस तरह से चलता है इलेक्ट्रोलाइसिस उसकी बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, एनोड पर जानते हो कि एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पर जो आपका सॉल्ट है कौन सा, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये जो सॉल्ट है
होता क्या है, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो आपके पास बनेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है R और इस कार्बन के बीच का, तो यहाँ पर ये वाला जो ऑक्सीजन का फ्री इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बनाते हैं और आपके पास मिलता है R फ्री रेडिकल प्लस आपका CO2। और ऐसा देखा जाता है कि R फ्री रेडिकल एक और R फ्री रेडिकल के साथ मिलता है और आपके पास RR मिल जाता है। तो एनोड पर इस तरह की रिएक्शन होती है। कैथोड पर अगर बात करूं कि कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर आप जानते हो रिडक्शन होता है। तो ऐसा देखा जाता है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है, ये जो K पॉजिटिव है यहां का, उस इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और K बनाता है और K जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है और आपका KOH और हाइड्रोजन गैस को ये लिबरेट करता है। तो काम की बात ये है कि जो आपका एनोड है उस पर अल्केन और CO2 लिबरेट होता है और आपका जो कैथोड है उस पर KOH और H2 गैस लिबरेट होती है। ये ध्यान रखेंगे यार। इस रिएक्शन का जो पीएच है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी वैसे वैसे आपका QH बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे बेस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका पीएच भी बढ़ता जाएगा। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपके पास CH3COH, इसका अगर कॉलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो आपका जो अल्कीन बनता है यहां पर ये R जो है वो एक और R से जुड़ता है बेसिकली। तो यहां पर आपके पास बनेगा प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पर आप देख रहे हो CH3COK प्लस C2H5COK, ये क्रॉस कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस है। यहां पर मेजरली प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3C2H5 और यहां पर आपका CH3 से भी जुड़ सकता है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 C2H5 से भी जुड़ सकता है, तो ये भी प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन मेजर बात करें तो मेजर आपका यही होगा अलग। नेक्स्ट यहां पे बात करें COK कॉलवेज, ये इंट्रामोलिकुलर कॉलवेज है। तो यहां पर होगा क्या कि यहां पर एक आपके पास फ्री रेडिकल बनेगा कुछ इस तरह से, यहां पर ये फ्री रेडिकल ये फ्री रेडिकल, ये दोनों मिलेंगे और आपके पास इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ये इस तरह का एक आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पर बॉन्ड बनाने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, और इस तरह से आपकी रिएक्शन हो जाएगी यार। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपका यहां पर जो कॉलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस है, बेसिकली यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है कि यहां पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हटा है, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। अब डीकार्बोक्सिलेशन के लिए आपके पास अलग अलग मेथड और भी आती हैं, जिनमें से एक मेथड बड़ी फेमस है जिसे आप बोलते हो क्या, सोडा लाइम मेथड। इसे आप क्या बोलते हो, सोडा लाइम मेथड आप बोलते हो। सोडा लाइम मेथड बड़ी फेमस है। अब सोडा लाइम मेथड में होता क्या है, जैसे कि बात करते हैं, इसमें भी डीकार्बोक्सिलेशन ही होता है बेसिकली। तो यहां पर समझते हैं कि जैसे कि आपके पास कोई एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी रिएक्शन आप सोडा के साथ करवाते हो NaOH इन प्रेजेंस ऑफ लाइम। ठीक है, तो यहां पर क्या प्रोडक्ट बनता है उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। होता क्या है कि जब आपका एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो आपका सोल्ट फॉर्म होता है और वाटर, तो यहां से क्या होगा, RCO नेगेटिव और Na पॉजिटिव मिलेंगे और सोल्ट बनेगा आपका RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है, प्लस आपका वाटर निकल जाएगा। अब यहां पर ऐसा देखा जाता है कि ये जो आपका RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव है, ठीक है, यहां पर बेसिकली क्या होता है कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर शिफ्ट होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आता है, तो आपका यहां पर फॉर्म होता है R नेगेटिव और आपका CO2 बाहर निकल जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। ठीक है, और यहां पर ऐसा देखा जाता है कि ये जो R नेगेटिव है वो ये जो वाटर फॉर्म हुआ है उसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर का H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ता है और RH फॉर्म करता है और आपका OH नेगेटिव बाहर निकल जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपका OH नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, आपका RH फॉर्म हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे यार। तो ये सारी रिएक्शन आपके पास चल रही है यार। ठीक है, तो सोडा लाइम में आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है मेनली वो आपका क्या हुआ है, यहां से डीकार्बोक्सिलेशन हो गया और आपका RH फॉर्म हुआ है, RH और आपका, समझ पा रहे हो इस चीज को। जैसे कि समझते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि आपके पास यहां पर 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका सबसे पहले अगर कॉलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं और अगर सोडा लाइम की मेथड से करवाएं, सोडा लाइम की मेथड से करवाएं, तो यहां पर 2 अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। कॉलवेज से करवाओगे तो यहां पर ये जो R है वो एक और R से जुड़ेगा, तो आपके पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और आपके पास सोडा लाइम से करवाओगे तो ये CO2 को माइनस करेगा और आपका फॉर्म होगा CH3H मीथेन।
तो यहां पर ध्यान रखेंगे भाई कि जितने कार्बन का एसिड लोगे उससे एक कार्बन कम आपका अल्केन फॉर्म होगा। यहां पर जितने कार्बन का एसिड लोगे उतने कार्बन का ही अल्केन फॉर्म हो रहा है कॉलवेज में, लेकिन सोडा लाइम में एक कार्बन कम मिल रहा है भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। सोडा लाइम मेथड से आप मीथेन फॉर्म कर सकते हैं, वुड्स रिएक्शन से आप कभी भी मीथेन फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, चाहे कॉलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस हो या वुड्स रिएक्शन हो, उससे आप कभी भी मीथेन फॉर्म नहीं कर सकते हो, लेकिन सोडा लाइम की मेथड से आप ये फॉर्म कर सकते हो। कई बार आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है कि जो रेट है डीकार्बोक्सिलेशन की वो किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी आपके इस कार्बो एनायन पर, नेगेटिव की स्टेबिलिटी पर, ठीक है। तो यहां पर कभी कभार एम्स में ऐसा क्वेश्चन आया था कि जो रेट है डीकार्बोक्सिलेशन की, रेट ऑफ decarboxylation is directly proportional to stability of minus, कि माइनस की स्टेबिलिटी कितनी है इसके बेसिस पर आपको डिसाइड करना है, ठीक है। ये ध्यान रखें। जैसे कि कई बार आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन आपके पास है सपोज ये CH3CH2COOH, दूसरा क्वेश्चन का है आपसे CH3CH2 डबल बॉन्ड यहां CH यहां COH, और तीसरा का है आपसे CH ट्रिपल बॉन्ड यहां C यहां पर COH, कि भाई इनमें रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन किसकी ज्यादा होगी। तो आपको क्या करना है, इस CO2 को माइनस करना है, ये CO2 माइनस होगा इस कार्बन पर नेगेटिव, यहां CO2 माइनस होगा इस कार्बन पर नेगेटिव, ये CO2 माइनस होगा इस कार्बन पर नेगेटिव। तो यहां पर सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड पर, यहां ट्रिपल बॉन्ड पर। एटम अलग अलग है, EN अलग अलग, इसकी EN 2.5, इसकी EN 2.75, इसकी EN 3.25, अलग अलग एटम है। चार्ज आ रहा है भाई, तो EN के बेसिस पर देखेंगे तो ज्यादा EN वाले पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल है, मतलब ज्यादा रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन यहां पर देखी जाएगी। तो ऑर्डर क्या होगा यहां पर कुछ इस तरह से। ये क्वेश्चन एम्स का है, एम्स का क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आया था एम्स में एक बार। तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन याद रखेंगे नेगेटिव की स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रही है। अगर नेगेटिव है यहां पर, तो यहां पर जितना ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगा नेगेटिव का उतना ज्यादा डीकार्बोक्सिलेशन देखा जाएगा। ये सोडा लाइम मेथड है। कॉलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस या सोडा लाइम में आप बेसिकली डीकार्बोक्सिलेशन करते हो, CO2 को माइनस करते हो, तो यहां पर भी वही होगा। तो सोडा लाइम मेथड को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट मेथड है, लगातार कभी भी क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जा सकता है। इसी के साथ आपकी जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो खत्म हो जाती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 3 पार्ट हैं, FR-SR, ESR और NSR। FR-SR आज डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद NSR डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन खत्म, एलिमिनेशन एक लेक्चर की है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक लेक्चर का है, ठीक है। तो उतने ही जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होती जाएगी। तो अपना जो टाइम है उसे बढ़ाएं पढ़ाई करने का भाई, ठीक है, और अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मजबूत करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।